हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप एक ओवरव्यू देखिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अलग क्या होता है प्रोसीड्यूरल से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कुछ होता है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, मैसेज पासिंग है। ये सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल है। क्या है ये, यही आज हमें डिस्कस करना है। जैसे पहले आ रहा है यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए पॉलीमॉर्फिज्म को पहले समझते हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि ये सब चीजें थ्योरेटिकली कम समझ में आती हैं। आप जब तक इसे प्रैक्टिकली नहीं करिएगा आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो मैं पहले पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस सारी चीजों को मैं थ्योरेटिकली भी समझा दे रहा हूँ, मगर इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको इसे एक बार प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा। और इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी डाला हुआ है, ढूंढ के उसे देख सकते हैं। आइए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है इसे हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं कुछ चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यही कुछ मेन, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसी के इर्द गिर्द ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं मगर वो सब उतना जरूरी अभी नहीं है, इतना जरूरी होता है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है मैं पहले आपको बता दूं। पॉलीमॉर्फिज्म का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ दैट, पॉली मतलब होता है मल्टीपल, मल्टी बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप, एक से ज्यादा रूप। यानी कि अगर हम किसी एक चीज को एक से ज्यादा रूपों में या एक से ज्यादा तरीकों से यूज कर रहे हैं तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। यह है बहुत ही सिंपल। देखिए, polymorphism refer to the ability of OOP programming language to differentiate between entities with the same name efficiently। मैंने जो कहा अभी, ये सुनने में उससे थोड़ा अलग लग रहा है मगर ये कह वही रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश हो सकता है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है चीजें, जैसे ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, विद द सेम नेम एफिशिएंटली। आपके घर में एक ही नाम का अलग अलग चीज है, सबका नाम है, सपोज कर लीजिए मिक्सर। मिक्सर मिक्सर से तो हम लोग नॉर्मली मसाला वसाला पीसते हैं। यस, मान लीजिए कि मिक्सर नाम है, बहुत सारे चीजों का नाम मिक्सर है। मतलब मसाला पीसना है तो भी मिक्सर है, अगर हमें हवा करना है पंखा तो उसका नाम भी हम मिक्सर रख दिए हैं। ठीक है, हमारे घर में एसी है तो उसका भी नाम मिक्सर रख दिए हैं। ये क्या बकवास हो रहा है भाई। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको कि प्रोग्रामिंग में भी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम यही करीब करीब करते हैं कि हम एक फंक्शन का नाम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन से ही सारा काम होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि फंक्शन अलग अलग होगा। जैसे हमारा मिक्सर अलग है, फैन अलग है, एसी अलग है, वैसे ही फंक्शन अलग अलग ही होगा मगर सारे फंक्शंस का नाम एक ही होगा। और जब हमें जिस फंक्शन का जरूरत होगा वो अपने आप ही सिचुएशन और समय के मुताबिक, हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक मल्टीपल फंक्शंस में से वही फंक्शन इन्वोक होगा जिसका उस समय जरूरत है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मगर पॉलीमॉर्फिज्म को समझने या समझाने के लिए जो एक यूनिवर्सल एग्जांपल लिया जाता है, मेरे समझ से वही एग्जांपल इसमें भी होगा। फिलहाल हम लोग एक बार देख लें इसे कि दिस इज डन बाय जावा विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन ऑफ दिस एंटिटी। कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश अगेन बट लेट मी सिंप्लीफाई दिस। ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देखिए मेरी बातें सिर्फ उन लोगों को समझ में आएंगी जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शंस बनाए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं बनाया है तो मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाइए, वहां पर दो चार फंक्शंस बनाइए, उन्हें कॉल करिए। किस तरह का फंक्शन बनाइए? फंक्शंस विद रिटर्न एंड आर्गुमेंट, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न, फंक्शन विद नो रिटर्न विद आर्गुमेंट्स, एंड जो तीन चार तरह के जो हमारे फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इससे रिलेटेड वीडियोस डाला हुआ है, तो ये पहले आप बना लीजिए और तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, अन्यथा मुश्किल होगा। तो ये सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि दिस इज डन। ये हम एक ही नाम से अलग अलग काम जो करवा रहे हैं, या हम एक ही नाम से अलग अलग फंक्शन जो बना दे रहे हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये होगा कैसे, ये अलग कैसे होगा। तो ये अलग होगा सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन ऑफ दीज एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब है यहाँ पर फंक्शन। ये अगर हम फंक्शन को अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो ये संभव है। अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, ये मतलब को आप समझिए। अब यहाँ पर आपका वही नॉलेज आपको इस चीज को समझने में काम आएगा जो आपने पहले सीखा है, फंक्शंस बनाया है। आपने फंक्शंस बनाया है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट्स। मैं अभी आर्गुमेंट क्या है, रिटर्न क्या है, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा खींचा जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप देखिए और समझिए उन्हें क्या है, तब वापस फिर इसमें आइए। तो जब हम, हाँ यहाँ पर आइए, यहाँ एक बेहतरीन एग्जांपल है ये। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन प्रोग्राम बन रहा है, जिस प्रोग्राम का नाम या जिस क्लास का नाम है सम, और यहाँ पे सम में आप ध्यान दीजिए एस कैपिटल है, ध्यान रहे एस इज कैपिटल। यानी कि ये सम जो है इस वाले सम से टोटली अलग है, क्योंकि इस वाले सम में जो कि एक फंक्शन का नाम है, इसमें स्मॉल एस है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक और सम नाम का फंक्शन है जिसका नाम सेम टू सेम यही है, बट अंतर कहां पे है, द डिक्लेरेशन। लुक एट दिस, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स है सिर्फ, इसी को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। आप इन्हें देखिए, int x, int y। यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट है, int x, y एंड z। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर बोला गया कि सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन ऑफ दिस एंटिटीज, यही अंतर को पैदा करता है। तो आप देखिए कि एक क्लास है, अब आपको बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता होगा तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और अगर नहीं आता होगा तो सब ओवरफ्लो हो जाएगा। तो पहले आप बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख लीजिए, तब आइए यहाँ पर वापस। खैर, तो एक बहुत ही मामूली सा फंक्शन बन रहा है, रिटर्न टाइप है इसका int। ये int टाइप डेटा रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल रिटर्न द कॉलर, और ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, एक्स एंड वाई। कर क्या रहा है, ये एक्स और वाई का सम रिटर्न कर रहा है, फाइन। यहाँ पर देखिए ओवरलोडेड सम। पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ओवरलोडिंग मतलब एक ही फंक्शन को हम ज्यादा काम दे रहे हैं, मतलब हम सम नाम को ही ओवरलोड कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर एक बार हम उसी को फिर से यूज कर रहे हैं दोबारा, मतलब उसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म भी है और इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, याद रहे बढ़िया। अंतर इन दोनों में क्या है? अंतर यही है कि इसका डिक्लेरेशन थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्या है, इसमें आपका एक और इंटीजर डेटा है। इसमें डिफरेंस तब भी हो जाता है जब हम अलग अलग डेटा टाइप दिए होते, यहाँ फ्लॉट दिए होते, यहाँ भी फ्लॉट दिए होते, तो भी अलग डिक्लेरेशन हो जाता है। मगर इस केस में अभी हम जो डिक्लेरेशन डिफरेंशिएट जो हो रहा है वो है कि यहाँ 2 ही आर्ग्यूमेंट है, यहाँ 3 आर्ग्यूमेंट है। समझ गए? यानी कि एक ऐसा पंखा है जिसमें 2 ब्लेड्स हैं, एक ऐसा पंखा है जिसमें 3 ब्लेड्स हैं। पंखा दोनों ही है, मगर दोनों में अंतर है डिक्लेरेशन में, उसके बनावट में। इसी से अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर एक और अलग आपका सम फंक्शन है। इस बार इसमें रिटर्न टाइप भी अलग है और इसमें आर्गुमेंट 2 ही है और दोनों अलग डेटा टाइप का है, ठीक है। तो ये फिर से अलग हो गया। और आप देखिए कि तीसरी बार हम सम फंक्शन को वो कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी इस एक प्रोग्राम में हमने एक ही नाम को अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग तरीके के सिचुएशंस के लिए बनाया है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक ही चीज है, एक ही नाम है, उसका अलग अलग रूप है, ठीक है। इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। काम हालांकि सब में एक ही हो रहा है कि इन दोनों का सम ही भेजा जा रहा है। अब ये देखिए कि अंतर होता क्या है, होता है रन टाइम में। अब यहाँ देखिए ये मेन फंक्शन है, हमने सम नामक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एस, एस इज द ऑब्जेक्ट हियर राइट नाउ। और अब हम क्या कर रहे हैं, कॉल कैसे कर रहे हैं, एस डॉट सम 10, 20। अब आप देखिए कि ये सिचुएशन किसमें ज्यादा फिट बैठ रहा है या किससे ज्यादा मैच कर रहा है। 10 और 20 क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट है, ओके। तो सम फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट वाला कौन कौन है, एक तो ये है और एक हमारा ये है।
अब देखिए कि 10 और 20 किस तरह का डेटा है, ये डबल है या इंटीजर है? ऑब्वियसली ये तो इंटीजर है, इट इज क्लोज टू इंटीजर। तो इस केस में हमारा ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा अपने आप। सिचुएशन के, मैंने क्या कहा था कि सिचुएशन के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक वो खुद ही तय करता है कि कौन से वाले मशीन को चलना है, कौन से वाले फंक्शन को यूज होना है, कौन सा वाला मिक्सर काम करेगा, कौन सा वाला पंखा काम करेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे सिचुएशन वहां पे फिट बैठ रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा सिचुएशन फिट बैठ रहा है, 3 आर्गुमेंट वाले फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे ये है 3 आर्गुमेंट वाला फंक्शन। तो इस केस में, यानी इस वाले केस में ये कॉल होगा। मैं फिर से बता दूं कि जिन्होंने अपना बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है उसके लिए ये तो ओवरफ्लोइंग मटेरियल है, ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का बेसिक प्रोग्रामिंग सीखिए, तब ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इस केस में देखिए 2 आर्गुमेंट है, मगर क्या ये इंटीजर है? नहीं, इसमें डेसिमल पॉइंट लगा, फ्लोटिंग पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि ये इससे ज्यादा नजदीक है, तो ये वाला इस बार कॉल होगा। तो यही कॉल होगा। तो यही है हमारा आसान शब्दों में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को समझाने के लिए, समझने के लिए एक और बेहतरीन एग्जांपल का प्रयोग किया जाता है एरिया निकालने में। वहां पर फंक्शन का नाम रहेगा सभी का एरिया, मगर रेक्टेंगल के एरिया में लेंथ और ब्रेथ उसका आर्गुमेंट रहेगा, एरिया ऑफ सर्किल में रेडियस उसका एक आर्गुमेंट रहेगा, ट्रेपेजियम में कुछ और आर्गुमेंट रहेगा। तो इस तरह से एरिया रहता है, मगर या वॉल्यूम निकालने का आप ये ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काम होगा। एक पॉलीमॉर्फिज्म में ही कॉन्सेप्ट होता है ओवरलोडिंग और एक होता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग आपको तब समझ में आएगा जब आप इनहेरिटेंस समझिएगा। एक कॉम्प्लिकेट काहे करना है, नहीं तो बात ही ऐसा है तो क्या करना होगा। ओवरलोडिंग मैंने अभी अभी दिखलाया, जब हम एक ही फंक्शन को अलग अलग नाम से लिखते हैं तो ये ओवरलोडिंग है। यहाँ पर सबसे बेहतरीन एग्जांपल, ये सब ओवरलोडिंग का ही एग्जांपल है। सम ओवरलोड हो रहा है यहाँ पर, यही एग्जांपल। ओवरराइडिंग क्या होता है? इनहेरिटेंस समझिएगा तब ओवरराइडिंग समझ में आएगा। तो आइए पहले फिर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा प्रिंसिपल जो है इनहेरिटेंस, उसे समझने का प्रयास करते हैं। इनहेरिटेंस, जैसा कि नाम है, इनहेरिट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना। जैसे हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि नैन नक्स, बाल का स्टाइल, या बहुत सारा चीज, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, बीमारियां भी इनहेरिट कर लेते हैं, अच्छी चीजों को भी इनहेरिट करते हैं, खराब चीजों को भी। इनहेरिट का मतलब होता है एक्वायर करना। ठीक है, अपने पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्वायर, ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हो गया। मगर यहाँ पर इनहेरिटेंस क्या है, आइए समझते हैं। वही कॉन्सेप्ट है, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को जब कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करता है तो उसे ही इनहेरिटेंस करते हैं। एक क्लास का प्रॉपर्टी का मतलब क्लास में होता ही क्या है? क्लास में जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है फंक्शंस, उसके बाद आता है डेटा, क्योंकि फंक्शन डेटा के ऊपर काम करता है। हालांकि क्लास डिफाइन करते समय डेटा हम लोग पहले रखते हैं, बाद में फंक्शन बनाते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है? दोनों ही होता है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन। क्लास का मेन कंटेंट होता है फंक्शन। क्लास में होता क्या है? फंक्शन, कि वो क्लास क्या क्या काम कर सकता है, किन किन कामों के लिए उस क्लास को बनाया गया है। तो inheritance is an important pillar of OOP. It is mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the feature. What are the features? Fields and the methods. Fields मतलब the data, and methods you mean the function of another class. एक क्लास मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके बनाया, बहुत सारे आपने फंक्शंस बनाए, 100 फंक्शंस बनाए, वो मान के चलिए। वो क्लास बहुत पावरफुल है, बहुत सारा काम उस क्लास के माध्यम से किया जा सकता है। अब आप कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको करीब करीब वही क्लास फिर से बनाना है, वही चीजें चाहिए, मगर 100 फंक्शन आपने ऑलरेडी बनाया, मगर 10-20 अलग से और उसमें फीचर्स चाहिए। एक नया प्रोजेक्ट, एक नया प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम फिर से वो सारा चीज 100 फंक्शन बनाएंगे और फिर 10-20 एक्स्ट्रा फंक्शन उसमें ऐड करेंगे? ये नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी वो क्लास बना लिया है, हम उस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे नए क्लास में अपना, और सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर जो हमें चाहिए वही ऐड करेंगे। 2-4 फीचर चाहिए, 10-20 फीचर चाहिए, वही ऐड करेंगे। माने हम
2 4 10 या जो भी हमें एक्स्ट्रा फंक्शन, वही फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, बाकी हमारा इनहेरिट हो जाएगा। तो सारा कोड जो हमने पहले लिखा था या पहले हमने जो प्रोग्रामिंग किया था, वो सारा चीज हमारा रीयूज हो जाएगा, हमारा समय बचेगा। तो इनहेरिटेंस में जो जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या है, जैसे है सुपर क्लास। सुपर क्लास क्या होता है भाई? द क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास और द बेस क्लास और द पेरेंट क्लास। यानी कि ये सुपर क्लास को हम लोग बेस क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास। ये वही क्लास है, ये वही मेन क्लास है जिसके फीचर्स को हम लोग को इनहेरिट करना है। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जैसे कार। कार एक क्लास है। आप महंगा कार लीजिए या सस्ता कार लीजिए, उसमें कुछ कॉमन चीजें तो होंगी ही। जैसे क्या होगा? 4 चक्के होंगे, ब्रेक होगा, एक्सेलरेटर होगा, स्टीयरिंग व्हील होगा, बैठने का जगह होगा, सीट बेल्ट होगा। ये सारा फीचर तो रहेगा ही, ये बेस क्लास का फीचर हो गया। अब सस्ते कार में एक आध म्यूजिक सिस्टम खाली लग गया तो वो हो गया बढ़िया सस्ता कार। महंगे कार में ये सारा तो फीचर रहेगा ही, साथ में उसमें एसी रहेगा, उसमें नेविगेशन सिस्टम रहेगा, उसमें ऑटो ड्राइविंग रहेगा, उसमें तरह तरह का और फीचर्स रहेगा, है ना। तो ये फिर अलग हो गया। तो हमारा जो बेस क्लास है उसी को हम सुपर क्लास कहते हैं, जिसमें वो जो रहेगा ही वो हम उसमें डाल दिए हैं। बाकी फिर हम इनहेरिट कर लेते हैं कि भाई हमको सस्ता गाड़ी बनाना है, तो ये सिर्फ इसमें एक दो फीचर डाल दो, हो गया। बाकी उसको इनहेरिट कर लो, इसमें फिर ज्यादा फीचर्स ऐड कर लीजिए आप। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अभी हम लोग उदाहरण से इसे समझ लेंगे, या वीडियोस ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसे देख के भी सीख सकते हैं। द क्लास दैट इनहेरिट अदर क्लास इज नोन एज सब क्लास। जो क्लास पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके बनता है उसे ही हम लोग सब क्लास कहते हैं, या उसे ही हम लोग डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, या उसे ही हम लोग एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। आप ध्यान से समझिए, कितना बढ़िया आर्टिकल है कि सब क्लास, डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास, चाइल्ड क्लास, ये सारा एक ही चीज को कहते हैं। द सब क्लास कैन ऐड इट्स ऑन फील्ड्स एंड मेथड्स। सब क्लास अपना फीचर्स भी इसमें ऐड कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, इन एडिशन टू द सुपर क्लास फील्ड एंड मेथड। सुपर क्लास से जो या बेस क्लास से जो इनहेरिट किया वो तो है ही उसका फीचर, बिसाइड दैट वो अपना भी कुछ फीचर ऐड कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कितना बढ़िया। रीयूजेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, inheritance support the concept of reusability. That is, when we want to create a new class and there already is a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from the existing class. By doing this, we are reusing the methods and the other things. ये चीज जो मैंने अभी आपको समझाया कि ऑलरेडी जब मेरा बना हुआ है तो भाई वी डोंट नीड टू मेक इट अगेन, we'll just reuse it by inheriting or extending. The keyword used for inheritance is extends. extend एक कीवर्ड होता है। इस एक्सटेंड कीवर्ड से ही हम लोग इनहेरिट करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे क्लास जिसका नाम है डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंड्स लिखते हैं हम लोग, ये कीवर्ड है, और बेस क्लास का नाम मात्र लिख देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर नया मेथड सब बनाते हैं। ये किसका मेथड बना रहे हैं हम लोग? डिराइव्ड क्लास का मेथड बना रहे हैं। और इस क्लास का जितना भी मेथड है, पब्लिक मेथड, प्राइवेट मेथड इसका नहीं होगा, ठीक है। अब पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, हम लोग बाद में देखेंगे। पब्लिक मेथड जितना भी होता है सिर्फ वही इस क्लास का पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। दो एक्सेस, तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट मेंबर जो होता है वो सिर्फ उसी क्लास का होता है, वही पेरेंट क्लास का ही होगा, वो कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता प्राइवेट मेंबर। जबकि पब्लिक मेंबर जो होता है, बाय डिफॉल्ट हम जो फंक्शन बनाते हैं वो सारा हमारा पब्लिक ही होता है। आपने देखा होगा इस एग्जांपल में, देखिए पब्लिक हमें स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। अगर आप पब्लिक स्पेसिफाई नहीं भी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही बनता है, या पब्लिक लिख दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी पब्लिक फंक्शन है हमारा, सिर्फ वही हमारा इनहेरिट होता है। प्राइवेट फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो वो इनहेरिट नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे बेस क्लास में हमने 10 फंक्शंस बनाए हैं, 10 में से 3 फंक्शंस हमने प्राइवेट बनाए हैं और 7 फंक्शन हमने पब्लिक बनाए हैं। तो जब हम डिराइव्ड क्लास में एक्सटेंड करेंगे बेस क्लास को, और बेस क्लास में टोटल 10 फंक्शंस है जिसमें से कि 3 पब्लिक है और 7, सॉरी 3 प्राइवेट है और 7 पब्लिक है, तो सिर्फ 7 पब्लिक मेथड ही इसका पार्ट बनेगा या इनहेरिट होगा। वो 3 प्राइवेट इसका अंग नहीं होंगे, वो उसके लिए प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड क्या करता है? प्रोटेक्टेड और पब्लिक में थोड़ा सा अंतर है, सॉरी प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में जरा सा अंतर है। अगर हम यहाँ प्रोटेक्टेड फंक्शन बना रहे हैं उदाहरण स्वरूप, और हम यहाँ पब्लिक की जगह प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, तो प्रोटेक्टेड मेथड जो होगा वो एक्सटेंड तो होगा, वो इनहेरिट तो होगा, मगर वो फर्दर इनहेरिटेबल नहीं होगा। वो यहां आकर के इस डिराइव्ड क्लास का पब्लिक प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। मतलब ये कि हम डिराइव्ड क्लास को भी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कितना लेवल तक जाए, कोई इसका लिमिट नहीं है। आप बेस क्लास से, ये बेस क्लास है, बेस क्लास से अपने सब क्लास बनाया, फिर इस सब क्लास से फिर आप एक्सटेंड करके दूसरा क्लास बना सकते हैं, फिर इससे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ, तो अगर हमारे बेस क्लास में कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है तो वो इनहेरिट के समय इनहेरिट तो हो जाएगा चाइल्ड क्लास में, मगर वहां वो प्रोटेक्टेड जो ऊपर में था वो नीचे आके प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट मतलब कि वो वहां के बाद इनहेरिट नहीं हो सकता है, ये होता है। तो ये आप लोग प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब देखेंगे, जिसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए इनहेरिटेंस क्या होता है ये मैंने आपको उम्मीद है समझा दिया। अगर आप इनहेरिटेंस नहीं समझ रहे हैं अभी भी, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा इनहेरिटेंस का वीडियो देखना पड़ेगा और बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम बना के सीखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, वो है इनकैप्सुलेशन। Encapsulation is defined as the wrapping up of data under a single unit. It is the mechanism that binds together code and the data it manipulates. इस आर्टिकल में थोड़ा सा अंग्रेजी का प्रयोग आसान शब्दों में नहीं है, कोई बात नहीं। Let me make this simple for you. Another way to think about encapsulation is protective shield that prevent the data from being accessed by the code outside its shield. आसान शब्दों में, जब हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, इनकैप्सुलेशन का मतलब को समझिए पहले। कैप्सूल सुना है आपने, दवाई कैप्सूल, जिसमें दवाई भरे होते हैं अलग अलग तरह के, लाल पीला वाला, वो इनकैप्सुलेटेड रहते हैं जिलेटिन के एक कवर में, तो वो प्रोटेक्टेड रहता है आउटसाइड से, सो कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पर भी इनकैप्सुलेशन का मतलब यही है कि एक क्लास में डेटा और फंक्शन इनकैप्सुलेटेड होता है। एक क्लास का डेटा और फंक्शन जो इनकैप्सुलेटेड है एक जगह, पैक है, उसे कोई बाहरी क्लास या कोई बाहरी एंटिटी उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब किसी एक क्लास में अगर आपने कोई डेटा या फंक्शन बनाया है, तो वो डेटा और वो फंक्शन उसी क्लास के मेंबर्स के द्वारा यूज किया जा सकता है, बाहरी नहीं कर सकता है। अगर बाहरी क्लास को यूज करना है तो फिर उसको प्रॉपर ऑथोरिटी लेना पड़ेगा, तब वो जाके यूज करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप क्लास 9 में या 10 में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो क्लास आपका है, उस क्लास में आप बिल्कुल आ जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपका है, वहां के सारे चीजों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या आपका अपना रूम है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। मगर वही आप दूसरे क्लासरूम में जाना चाहें, या दूसरे के रूम में जाना चाहते हैं, या दूसरे के घर में घुसना चाहते हैं, या जाना चाहते हैं, कोई जरूरी काम है, जाना है, तो क्या आप ऐसे ही जा सकते हैं? नहीं, you cannot access it directly. You'll have to take proper permission, and only then you can use the items or things that is there. The same thing is here also. इनकैप्सुलेशन में होता क्या है कि हम सारे चीजों को, डेटा को, मेथड्स को, फंक्शंस को एक जगह इनकैप्सुलेट करके रखते हैं, और उसी क्लास के मेंबर्स तो उसको इजीली यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हमारा दूसरा क्लास है, दो क्लासेस है, तो दो अपने में तो ठीक है, खुश है, मगर क्लास 1 अगर क्लास 2 को एक्सेस करना चाहता है, क्लास 2 को एक्सेस करना चाहता है कि क्या मतलब? मान लीजिए क्लास 1 में 5 फंक्शंस हैं, क्लास 2 में भी 4 या 5, 4 फंक्शंस है मान लीजिए। अब हमें क्लास 1 को, किसी वजह से क्लास 1 को क्लास 2 का 2 फंक्शन को यूज करना है, या सारे फंक्शंस को यूज करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। वैसे ही क्लास 2 को क्लास 1 के फंक्शंस को तो नहीं कर सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी लेना पड़ता है, और यहीं पर हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके माध्यम से हम उस क्लास के फंक्शन को यूज करते हैं या कर पाते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है, तो आप सीधा नहीं घुस सकते ना, आपको किसी के साथ या किसी से परमिशन लेके साथ में जाना होगा, वहां से कोई सामान अगर लेना है, तो ये ऐसा ही कुछ है। तो आइए देखते हैं आगे।
Technically, in encapsulation, variables or data, both are same thing, of a class is hidden from any other class and can be accessed only through any member function of own class in which they are declared. Complicated again, but let me make this clear. ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी क्लास का डेटा और वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, कोई दूसरा क्लास यूज करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट मेन क्लास। मतलब क्लास 1 के चीजों को अगर यूज करना चाहते हैं, डेटा को, क्लास 1 का डेटा को कोई अगर कोई क्लास 2 यूज करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा? वो क्लास 1 का मेंबर के थ्रू उस डेटा को यूज कर सकता है। यानी अगर उस डेटा का इस्तेमाल इस फंक्शन में किया गया है, तो क्लास 2 इस फंक्शन को कॉल करेगा, वो भी एक उसके क्लास 1 के ऑब्जेक्ट की मदद से, तब उस डेटा को यूज कर सकता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया है? सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तब इसका महत्व आपको समझ में आएगा। ठीक है, छोटे मोटे प्रोग्राम से इसका महत्व आपको नहीं समझ में आएगा। ये सिक्योरिटी है। फर्ज करिए कि, या मान लीजिए कि ये सिक्योरिटी नहीं रहता, कोई भी कोई डेटा को यूज कर सकता, तो इस प्रोग्राम को हैक करना या इसे इसे तोड़ देना, क्रैश कराना बहुत आसान होता है। ये सब प्रोसीड्यूरल में होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा प्रोग्राम रोबस्ट बनता है, मजबूती से बना होता है, यानी कि इसको तोड़ पाना या इसे हैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। As in encapsulation, the data in the class is hidden from other classes. Encapsulation का मेन चीज बार बार ये क्या कह रहा है कि data of one class is hidden from the other class. So this is also known as data hiding. Encapsulation से एक related term है data hiding. डेटा यहाँ पर छुपा हुआ होता है, दूसरे क्लास को दिखेगा नहीं, दूसरा क्लास उस डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। आप दो क्लास बनाइए, एक क्लास में INT ABC बनाइए, दूसरे क्लास में आप INT XYZ बनाइए। आप INT ABC जो हमारे क्लास 1 में यूज्ड है या बना है, उसे हम उसी क्लास के फंक्शन 1 2 3 में आसानी से यूज कर सकते हैं। मगर इस क्लास में, क्लास 1 में हम क्लास 2 के XYZ को क्या यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही है आसान शब्दों में। तो आप लोग, कुछ लोग सोच रहे हो क्या है यार, हम ही प्रोग्राम बना रहे हैं, हम तो कर ही सकते हैं। यार बात ऐसा है ना कि आप प्रोग्राम बना रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो सिर्फ आप नहीं बनाते हैं, पूरा टीम बनाता है। ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं उसमें। बैंकिंग का ही प्रोग्राम बने, बड़ा सोचिए, तब आपको समझ में आएगा। उसमें कई तरह की चीजें होती है। कोई भी किसी को एक्सेस कर लेगा, तब फिर सिक्योरिटी कहाँ रहा, कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ रहा। तो बड़े प्रोग्राम से सब यूज होता है। अब आप देखिए कि इनकैप्सुलेशन में क्या है। वेरिएबल है जो कैप्सुलेटेड है इस क्लास में, और फिर उसे कौन यूज कर सकता है? उसे यूज करने का तरीका अलग होता है, ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को देख ही लेते हैं साथ ही साथ। एब्स्ट्रैक्शन बहुत आसान है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द डिटेल्स एंड ओनली शोइंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स, और कॉम्प्लिकेशन को हम लोग कम करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ओनली एसेंशियल डिटेल्स आर डिस्प्लेड टू द यूजर। जैसे कार आप चला रहे हैं, कार में सिर्फ जरूरी चीजें आपके सामने, स्टीयरिंग है, ब्रेक कैसे दबाना है, एक्सीलरेटर कैसे लेना है, बाजा कैसे बजाना है, एसी कैसे चालू है, ये सामने, बस बटन दबाते हैं, काम होता है। आपको ये डिटेल में नहीं डालना कि ये बटन दबाए तो कैसे वो बाजा बजने लगा या एसी चलने लगा, या आप कैसे दबाए एक्सीलरेटर तो वो स्पीड हो गया, ये आपको नहीं जानना। तो कॉम्प्लिकेशन को कम कर देता है ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं। प्रॉपर्टी बाय ओनली एसेंशियल डिटेल्स आर डिस्प्लेड टू द यूजर एंड रेस्ट द थिंग्स आर हिडन फ्रॉम इट टू मेक द थिंग सिंपल। The trivial or the non-essential units are not displayed to the user. Example of car that I said. Data abstraction may also be defined as the process of identifying only required characteristic of object, ignoring the irrelevant details. यानी प्रोग्रामिंग में आपने बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं, आपको बस फंक्शन कॉल करने से मतलब होना चाहिए। फंक्शन किस तरह से वो प्रोसेसिंग करेगी आपको नहीं जानना है। फंक्शन आप बनाइए और कॉल करिए। आप लोग यही करते हैं जावा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके बाद कोई मैसेज लिख देते हैं। वो कैसे आउटपुट स्क्रीन पे वो दिखला रहा है ये हमें नहीं जानना है, बस हमें इसे यूज करने जानना है। The properties and behaviors of an object differentiate it from other object of similar type and also help in the classifying object. यही बता रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनता है और उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। कंसिडर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मैन ड्राइविंग ए कार। ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि एक्सेलरेटर कैसे लेना है, ये लेना, ये हमें नहीं जानना है कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, कैसे वो क्या हो रहा है। हमें जानना है कि एक्सेलेरेटर से ये काम होगा। In Java, abstraction is achieved by interfaces and abstract classes.
ये अलग चीजें हैं, इन एब्स्ट्रैक्ट ये हम बाद के क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आपको फिलहाल ये समझना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग द irrelevant डिटेल्स एंड ओनली शोइंग द एसेंशियल फीचर्स, जिससे ओवरऑल क्या होता है, सिस्टम हमें स्मूथ और सिंपल लगता है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में टीवी है, तो टीवी में आपको सिर्फ पता होता है कि इस बटन से ऑन होगा, इससे ऑफ होगा, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, इससे चैनल चेंज होगा। आपको ये डिटेल नहीं जानना कि ये कैसे होगा। कैमरा यूज कर रहे हैं, तो कैमरा में आपको पता है कि ऐसे करना है, ऐसे बटन दबा देना बस। अब वो कैसे क्या कर रही है आपको नहीं जानना है। इसलिए कैमरा यूज करना आपको सिंपल है, टीवी यूज करना आपके लिए सिंपल है, कार चलाना आपके लिए सिंपल है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, चीजों को आसान बना देता है। और जितना ज्यादा एब्स्ट्रैक्टेड प्रोग्राम होगा, जितना ज्यादा सिंपल प्रोग्राम होगा, लोगों को यूज करने में वो इतना ही अच्छा लगेगा, और इससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। हम्म, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमें सिर्फ उस फंक्शन को यूज करके अपना काम को आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि उसमें अटके रहना है कि भाई ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये को जानना है, ये कैसे हो रहा है। नो नो, इफ यू आर डूइंग सम वर्क, देन गेट योर वर्क डन एंड प्रोसीड फर्दर। आपको सब्जी बनाना है तो मिक्सर में मसाला पीसिए और सब्जी बनाइए ना।